नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका जो हृदय है सबसे ज़्यादा सरल होता है। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त हम सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। और कहते हैं कि जब हृदय सरल होता है तो मन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। ये मन की खूबसूरती से जब आप दुनिया को देखते हैं ना, तो आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक ज़रूर दिखता है जो आपको लगातार मोटिवेट करता है आगे बढ़ते रहने के लिए। आपको लगातार बताता है कि ये पृथ्वी जो है बहुत खूबसूरत है और हमारे ईश्वर ने हमें ऐसी बहुत सारी असीम संपदाएं दी हैं जिनका लगातार उपयोग करने के साथ साथ हमारा दायित्व है कि हम उनका संरक्षण भी करें। जी हाँ, जब बात संरक्षण की आती है तो हम प्रकृति में ऐसी तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बात प्रकृति की हो रही है दर्शकों यहाँ पे, तो एक ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जी हाँ, उन्होंने प्रकृति को बहुत करीब से देखा है और प्रकृति से देखकर सीखकर, क्योंकि प्रकृति हमें बताती है कि जीवन जो है सरल नहीं है, आप इसे सरल बना सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के विचार से करते हैं। उन्होंने कहा है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो अपनी सोच, अपनी जो इमेजिनेशन है उसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं और इनके विचार को देखते हैं अभी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अब हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, श्री रामाकांत प्रसाद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामाकांत जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये रमाकांत प्रसाद मेरा नाम जो है दस्तावेज में ही दर्ज है, लेकिन लोग मुझे चंदन के नाम से जानते हैं और अब तक जितनी रिपोर्टें या जितने साहित्य की विधाओं में मैंने लिखा है वो सब चंदन के नाम से लिखा है। इसलिए चंदन नाम ही मेरा सर्वोपरि है मेरे लिए और हमारे चाहने वालों के लिए। तो आप बताएं पत्रकारिता को किस तरह से आपने देखा है या मैंने महसूस किया है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में लगभग 25-26 सालों में सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आई कि जो सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी अभिव्यक्ति को ही हम एक समाचार के रूप में रखते हैं जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं। और जब हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में समाज का एक आकलन मौजूद होता है कि हम समाज के लिए किस सच को परोस रहे हैं और उससे कितना बेहतरी हो रहा है। ये हमारा अपना ज़रिया होता है कि एक ऐसी धारणा के साथ में चलें जहाँ विकास की धाराएं जो है रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते चले जाए। बिल्कुल, सबको समेटते हुए, सबको फ़ायदा पहुंचाते हुए हम विकास की धारा को लेकर के आगे बढ़ें। जी, चूँकि आपने बताया हमें कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको चंदन के नाम से जानते हैं। रमाकांत जी, आपने 1996 से पत्रकारिता की शुरुआत की, लेकिन अगर हम बात करें उस दौर की, तो उस वक्त पत्रकारिता को एज अ करियर नहीं देखा जाता था, जीवन यापन का जरिया नहीं देखा जाता था। उस वक्त आपने जब पत्रकारिता शुरू की तो जाहिर तौर पर आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, आपके अंदर भी बहुत सारे विचार आते होंगे, घर परिवार का भी एक अलग नज़रिया रहा होगा। हम चाहेंगे कि उस दौर के बारे में बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने पत्रकारिता को एज ए कैरियर नहीं चुना कभी। हम पत्रकारिता से आने से पहले सामाजिक आंदोलनों में जुड़े थे। मुझे उस सामाजिक आंदोलनों में लगा कि अपनी बात कहने के लिए एक चौथा स्तंभ जो है वो बहुत अनुकूल है और हम उसमें ज़्यादा अपनी बात को कह सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो सकता है। इन बातों का ध्यान रख करके मैंने पत्रकारिता को एज ए मिशन ज्वाइन किया, एज ए कैरियर नहीं। और उस एरा की बात करें तो लगभग पत्रकारों के मन में एक मिशन ही हुआ करता था, वह भी निर्विकार भाव से, कोई पक्षतर नहीं, बिल्कुल सत्य। अपनी कोई चीज़ें थोपना नहीं है, बल्कि एक चीज़ों को कर सकते हैं कि अक्षरित कर हम जब परोसते हैं जनता के सामने तो जनता निर्णय करे उन तथ्यों के आधार पर कि हमें किस सत्य के पास जाना है। बिल्कुल जी। तो आप पक्ष
दोनों पक्ष रखते थे, सकारात्मक नकारात्मक। अब हमारी बारी है कि हम उस खबर को पढ़ के, सुन के, आकलन करके, विश्लेषण करके एक हम परिणाम जी, तक हम पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम बात करें तब की पत्रकारिता की, जब आपने पत्रकारिता ज्वाइन की थी, जब आपने शुरू किया पत्रकारिता, उस वक्त से थोड़ा थोड़ा कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले का जो दौर था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनमानस में जागृति लाने के लिए और उन मुद्दों को उठाया जाता था जिनका सीधा सरोकार हमारी जनता से होता था या सरकार की आंखें खोलने के लिए होती थी। लेकिन अगर हम बात करें तब के पत्रकारिता के दौर की, अब के पत्रकारिता के दौर की, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आपने दोनों जो दौर है, आपने दोनों दौर देखा। एक दौर वो जहाँ सीधा सीधा जनता के सरोकार की बात होती है, और एक अब का जो दौर है जिसमें कमर्शियलाइजेशन पूरी तरह लगभग आ रहा है। अगर हम बात करें दूरदर्शन की, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म भी ऐड हो गया है, जुड़ गया है इसके साथ में। आपने दोनों दौर देखा। एक तुलनात्मक रूप से अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या सकारात्मक बदलाव आए हैं, ये आप जरूर बताएं हमें। सबसे बड़ी बात देखिए यह है, जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे तो मैंने बताया कि वो मिशन था, वो कैरियर नहीं था। लेकिन जब से पूरे भारतवर्ष में इंस्टीट्यूट के नाम पर, पत्रकारिता सिखाने के नाम पर इंस्टीट्यूट खोले गए, तो पत्रकारिता या साहित्य है ये सिखाया नहीं जा सकता है, वो बर्थ होता है। लेकिन वो जब सिखाने की प्रवृत्ति आई तो कहीं न कहीं उसे एक कैरियर की ओर धकेलना शुरू किया गया। और जैसे ही ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो वेव आया, उस वेव में कहीं न कहीं एक फिल्म की तरह एक ग्लैमरस चीज़ सामने आने लगी। आप कभी नहीं देखे होंगे कि दूरदर्शन पे कोई या टीवी चैनलों में जो एंकर हैं वो बिल्कुल सुंदर और दिखने में सुशील और कह सकते हैं कि बहुत तेज़ तर्रार वक्ता, इस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन करती हैं। अब होता क्या है कि जब हम कोई बड़ी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो उसको चलाने के लिए एक अर्थव्यवस्था भी होती है। तो हम टीआरपी रेट में हम भागते हैं। तो टीआरपी रेट जब हम भागने की कोशिश करते हैं तो हम उन विषयों को रखते हैं जो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी मुझे दे सकता है। और तब ऐसी बाध्यता नहीं थी, तब हम वो परोसते थे जो जनता की ज़रूरत है। आज हम वो परोसते हैं जो हमारे टीआरपी को बताए। आप देखेंगे कोई अगर न्यूज़ चल रहा हो तो लगभग सारे चैनल उसी न्यूज़ पर, और सब लिखेंगे कि भाई ये मेरी पहली खबर है, पहले पहुँचा रहा हूँ। तो वो जो है ना, कैरियर आ गया इसमें और ग्लैमर आ गया इसमें, तो पत्रकारिता पूरी तरह से भिन्न हो गई। बिल्कुल। तो जहाँ जनता को सर्वोपरि रखा जाता था, लोगों को सर्वोपरि रखा जाता था, समाज को सर्वोपरि रखा जाता था, अब उस जगह को धीरे धीरे अर्थ ने जो है उस जगह पे कब्जा कर लिया और सारी चीज़ें फिर उसके उसी धुरी पे नाचती हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर हम बात करें दूरदर्शन की, तो जैसे आपने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम, हम आज भी उन्हीं तीनों बात को लेकर के दूरदर्शन जो आगे बढ़ता, सबसे सटीक और सबसे बैलेंस्ड हम ही हैं। आपने बिहार के उस दौर को देखा है, बढ़ते बिहार को आपने देखा है, एक वो दौर भी देखा है जब बिहार आने से लोग कतराते थे, आपने वो दौर भी देखा, आपने बदलते बिहार को भी देखा है, क्योंकि आपने 1996 से पत्रकारिता शुरू की। बदलते बिहार में, बढ़ते बिहार में क्या आपको दिखा सकारात्मक, क्योंकि आपने लगभग सब विधाओं में पत्रकारिता की है। बिल्कुल। आप 80 या 90 के दशक की बात करें, 8वें 9वें दशक की बात करें, तो उस समय कहीं न कहीं एक अराजक की स्थिति थी राज्य में, जहाँ सब कुछ माने संभव और स्थिर जैसा नहीं लगता था। कब क्या अप्रत्याशित रूप से कुछ घट जाए, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता का चेहरा बदला तो शासन का चेहरा भी बदला। तब हम लोग क्या प्रिकॉशनरी मेजर में, जैसे बाढ़ है तो उसके पहले व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा है तो शिक्षा को दुरुस्त कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम ये पटना या और जगह कहीं आने जाने में दिक्कत होती थी, रोड का निर्माण किया गया, कई फ्लाईओवर बनाए गए। उससे क्या हुआ, पूरे बिहार का वह चरित्र बदल गया जो कभी 8वें या 9वें दशक में हुआ करता था। और जैसे ही रोड, सड़क, फ्लाईओवर और तरह तरह की अट्टालिकाएँ बनने शुरू हो गई तो लोग भी यहाँ आकर्षित होने लगे। और वो पूरा का पूरा जो व्यू था कि बिहार न जाना है, अब है कि बिहार ज़रूर जाना है। और सचमुच इस एरिया, इस दशक में
हम लोगों ने अपने पर्यटन क्षेत्रों को इतना विकसित किया है कि विश्व के लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो बोधगया हो, राजगीर हो, वो कहीं भी। अब लगा अब ये राम सर्किट जो बनाया जा, सीता सर्किट जो बनाया जा रहा है, वो भी एक दर्शनीय चीज़ है। तो सरकार का ध्यान केवल अपने को सौंदर्य रूप से दिखाना ही नहीं है, बल्कि उसको बिल्कुल स्थापित करना कि ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है और इससे हमारे विश्व में हमारी मानसिकता बढ़ती है लोगों के प्रति। आपने देखा होगा सिख के लिए जो मात्र 2% हैं, उनके लिए कितना बड़ा आयोजन किया। बहुत सारी चीज़ों और यही होता है कि जब आप समाज के हर वर्ग को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जो दृश्य है वो बहुत वृहद होता है, बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल, और हमारे भारत की पहचान भी यही है। एक और बात आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, चूंकि पत्रकारिता, हमने देखा है कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता का संग्राम जब शुरू हुआ था, जो ज़्यादातर लोग जो इस क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो लगातार भारत की बात करते थे, आज़ादी की बात करते थे, या तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे या बहुत अच्छे लेखक थे, या तो फिर उनका अखबारों से जुड़ा हुआ करता था। तो पत्रकारों के ऊपर, लेखकों के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार होता है समाज में एक बदलाव लाने का। जी। एक पत्रकार के तौर पर आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत पढ़े लिखे थे, उनमें पत्रकारीय गुण होता था, साहित्यिक गुण हुआ करता था, उनमें बहुत सारे लोग वकील हुआ करते थे। ये लोग सब लिटरेरी पर्सन थे और वो आज़ादी के परसेप्शन को समझते थे, आज़ादी का क्या मतलब है वो समझते थे। तो उस समय आम जनता के बीच में एक ज़रूर यह बात थी कि हम गुलाम हैं, लेकिन उनके पास ये मिशन नहीं था कि हम आज़ाद कैसे होंगे। लेकिन ये जो लर्नेड पर्सन थे, उन्हें पता था कि हम कैसे आज़ादी करेंगे, और उन्होंने भी अखबार के सहारे लिया। कई बिस्मिल जी को देख लीजिए, अखबार निकालते थे, श्री बाबू अखबार करते थे। तो बहुत सारे अखबार के द्वारा जनता तक पहुँचते थे और एक मिशन था उस समय, जिसलिए पत्रकारिता उस समय अच्छे लोग लर्नेड लोग क्या करते थे आज़ादी के लिए। उसके बाद एक दौर आया संपूर्ण क्रांति का, तो उस दौर में भी देखिए अच्छे अच्छे लोग, लर्नेड लोग, साहित्यकार, पत्रकार लोग अखबार निकालते एक क्रांति के विरुद्ध में खड़े हुए। आज बिहार का वो चेहरा जो आज सरकार में उन्हीं संपूर्ण क्रांति से आए हुए लोगों की सरकार है, तो एक चेहरा बदला। अब आज है कि कोई मिशन आएगा तभी ऐसी से क्रांति होगी। अभी अगर यहाँ विकास की धारा चल रही है तो आप देखे होंगे कि अखबारों में सबसे ज़्यादा खबरें किसकी है? विकास में, सड़क की, कृषि में लाई गई संभावनाओं की, हेल्थ में लाए गए नई नई योजनाओं का, जैसे आपने अभी जिक्र किया। तो अखबार की दिशा आप किधर बदल गई? सीधे विकास की तरफ। अगर फिर कोई बड़ा संकट कभी आएगा राज्यों पे तो फिर एक क्रांति होगी और फिर उसमें ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे और फिर उस दिशा को बदलेंगे। लेकिन अभी पूरे अखबार के हर पेज देख लें तो कहीं ना कहीं विकास की खबरों से पटा रहता है, इसलिए कि जनता का भी मिशन है कि हम पहले विकास करें। अब हमको स्वतंत्रता नहीं लेनी है, हमको विकास करना है। बिल्कुल, और जब हम विकास करेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ियों को वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे जिसके जरिए वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। और बच्चों का भविष्य उज्जवल मतलब आपके राज्य, आपके देश का भविष्य उज्जवल है। पत्रकारिता को एक बहुत करियर के रूप में अभी देखा जा रहा है। अब जो बच्चे पत्रकारिता में आ रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस दशक को भी देखा, उस दौर को भी देखा और आप अभी के दौर को भी देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की पत्रकारिता का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये आ गया है कि लोग पत्रकार बनते हैं यह सोच करके कि हम सीधे सीएम से मिल लेंगे, हम सीधे डीएम से मिल लेंगे, हम अधिकारियों पर मेरा ध्वंस रहेगा, नेता लोग हमारी कदर क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ें उसमें आ गई। जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो ये सपना ही नहीं था कि हमको किससे मिलना है। हम मुद्दे की खोज करते थे, हम ऐसी चीज़ें खोज किया करते थे कि जो चीज़ें अगर प्रकाशित हों तो उससे कई लोग लाभान्वित हो, चाहे वो किसी क्षेत्र की, चाहे विकास की कहानी हो, चाहे किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट परंपरा की कहानी हो, तो वो सारी चीज़ें हम परोसा करते थे। आज कई बार हम तो संपादक हैं और उस समय जब देखते थे कई लोग कहते थे कि मुझे केवल कार्ड दे दीजिए, हमको तनख्वाह नहीं चाहिए। ये पत्रकारिता को इस स्थिति पर लाने के जिम्मेवार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे इंटरेक्शन जब करते हैं तो वो फोर्थ पिलर का वो दुरुपयोग करते हैं। और वो देखेंगे खास करके जिला की पत्रकारिता में ये ज़्यादा ये लोग इस तरह के किसी डिग्री के अभाव में काम किया मुद्दे से, जो पत्रकारिता का मुद्दा था उससे अभी भी कुछ लोग भटक रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता का जो मेन मुद्दा हुआ करता था उसकी डोर अभी भी थामे, जिसकी वजह से शायद आज भी लोग जो है समाज में जब बदलाव की बात आती है, सकारात्मकता की बात आती है, तो वो प्रखर रूप से खड़े होते हैं अपनी बात को लेकर के, चाहे वो लेखन के जरिए हो या फिर अपने वक्तव्य के जरिए वो
समाज के सामने पेश करते हो। जब यहाँ पे बात हो रही है कि नए जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है, पत्रकारिता की जो पढ़ाई होती है, उसमें कहा जाता है 5W1H, इसी के ऊपर कि कौन, कब, क्या और कैसे और क्यों, ये पांचों सवाल जो है उस खबर में उस चीज का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में अमूमन यही सवाल आते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किसके लिए। तो इस चीज को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो एक मेरे कॉमन एथिक्स है कि हमको कैसे, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और ये सब चीज़ें आती है। ये एक सवाल जब हम अपने आप से करते हैं, उसके जवाब में वो खबर बनती है। लेकिन हमारा अनुभव जो है वो ये चीज़ें समाहित जरूर रहती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर जो है हम लोग बदलते रहते हैं। इस बदलते इसलिए रहते हैं कि अगर सब लोग क्यों, कहाँ में करने लगे तो किसी की रिपोर्ट में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। हम अपने रिपोर्ट को कैसे यूनिक बनाएंगे, तो हम लोग कई चीज़ सोचते हैं अपने मन में, कैसे इसको यूनिक किया जाए, कैसे किसी को कोरिलेट किया जाए। आजकल खबरों में कोरिलेट करना, जैसे सपोज कर लिए कोई एक ऐतिहासिक घटना घट गई, तो आप उसको ऐतिहासिक घटना के बारे में ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप उसको कोरिलेट करेंगे उस एरा से, और उस एरा के कितने और भी आर्किटेक्चरल चीज़ मिले हैं, तो आपका जो न्यूज़ है वो सारगर्भित होगा। तो ये कोई बताएगा नहीं। सपोज कर लीजिए कोई कहीं हत्या हो जाती है, अब हमको उसको प्रमुखता से देना है, तो हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे? हम खोजेंगे कि आसपास में कोर्ट है, स्कूल है, किसी मंत्री का घर है, तो ये कोरिलेट करके हम उस खबर को ऊपर करते हैं कि ये हत्या ऐसी जगह हो गई जहाँ यहाँ से। बिल्कुल सही बात है कि मतलब सारी चीजों को लेकर के एक ऐसा यूएसपी, जैसे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कहा जाता है, और शायद यही जो है धीरे धीरे मतलब पत्रकारिता पर इतना ज्यादा हावी हो रहा है कि लोग इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे जो बॉटम लाइन है उससे हम एक नई चीज़ निकाल करके सामने लाएं। नहीं, चलिए, बहुत आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया इस चीज़ का। एक और जो बहुत अहम और सटीक चीज़ जो निकल कर आती है पत्रकारिता में, वो होती है कि जनता, उन मुद्दों को बाहर लाना जिससे सीधा सीधा जनता का सरोकार हो। क्योंकि पत्रकारिता अगर आप कर रहे हैं तो आप जनता की बात कर रहे हैं, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप आसपास जो घटनाक्रम हो रहा है आप उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक पत्रकार के तौर पर, जो कि आपने लंबा दौर देखा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, पत्रकार के तौर पर आप समाज को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हम जिस पत्रकारिता को मैंने किया है या और हमारे साथ कर रहे हैं, उनके साथ आज के दौर में एक सुखद पल यह भी आया है कि जब से हमने जैसे पोर्टल, जैसे फेसबुक, जैसे सोशल मीडिया, जब से ये इसका जो कह सकते हैं कि संयोजन अपने जनता के बीच में हुआ है, तो हर आदमी पत्रकार बन गया है। और उससे क्या पत्रकारों को यह फ़ायदा हो रहा है कि सुदूर किसी क्षेत्र में कोई घटना घट रही है और वो वहाँ उजागर करता है एक मोबाइल लेकर के, तो वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो अवतरण हुआ है ना, वो समाज का सबसे सही विकास के रास्ते को तय करने वाला हुआ है। सिर्फ वो लोग इस बात को केवल समझ लें कि हमें निर्विकार भाव से दिखाना है, हमें इथिक्स का पालन करना है। जैसे कोई सांप्रदायिकता की न्यूज़ है तो उसको कैसे एडिट करें, कोई किसी महिला उत्पीड़न का है तो कैसे उसको एडिट करें। अगर बिल्कुल रॉ फॉर्म में रख देंगे तो वो विभत्स हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया का कारण पत्रकारिता का चेहरा बदला है, पर उस चेहरे को एक संतुलित होने के लिए एक विचार का होना है, या एक क्या कह सकते हैं नियमानुकूल स्थिति बनानी होगी, ताकि वो जो कहीं बैठ के समाचार भेज रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि हमें किस किस एथिक्स का पालन करना है। वरना फिर वो किसी चीज़ को ऐसा विभत्स रूप से रखेंगे जो कहीं भी सकारात्मक के बजाय उसका कुप्रभाव हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और हम पत्रकार लोग जब हैं जिस किसी हाउस में हैं तो हर हाउस का एक चरित्र होता है, और फिर उस चरित्र को देखते हुए भी आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल अलग अलग होता है, हर का चरित्र अलग अलग है, तो खबरें में भी अलग अलग आ जाती है। तो ये एक कह सकते हैं कि काम करने की एक मजबूरी होती है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था है और कैसे कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किससे बंधे हुए हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं और कर सकते हैं। केवल अपने जहन में ये विश्वास रखें कि यह खबर जो है सकारात्मक है तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जहन में, क्योंकि हम जब भी कुछ वीडियो या कुछ हम लेखन उसके ऊपर अपलोड करते हैं तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव हो ना हो, बहुत
महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव अगर हो गया तो समाज में हो सकता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाए, वो चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। हाँ। एक पत्रकार के तौर पर आपने लंबा दौर देखा है, राज्य पुरस्कार भी आपको लेखन के क्षेत्र में मिला है, आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हम उन रचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे पहली रचना कौन सी थी आपकी, और क्या आपके मन में आया कि आपने सोचा कि अब पत्रकार हूँ, अब मुझे धीरे धीरे लेखन के क्षेत्र में भी जाना चाहिए। बड़ी बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल जब जिस दौर में हम यंग हो रहे थे, वह दौर जो था ना, वो पत्रकार और लेखकों को करीब की दृष्टि से देखा करते थे, है ना। तो जब मेरी पहली कहानी 1986 में छपी सारिका में, पापा गंदे हैं, तो मेरी माँ रोने लग गई। कहा कि अब तो ये घर बार बेच देगा। मैंने साहित्यकार का मतलब है घर बार बेच देने वाला, ये कंसेप्ट था उस समय। तो हमने कहा कि हम अचानक एक लिखे, और हमने बिल्कुल एक प्रयोग किया कि भाई हम भी लिख सकते हैं, और हमने लिखना शुरू किया। और पहली कहानी, दूसरी कोई कहानी मेरे पास नहीं थी, उसको सारिका में भेजे, और सारिका उसमें सर्वोत्कृष्ट पत्रिका थी और छप गई। तब मुझे लगा कि भाई हम लिख सकते हैं, और तब हमने लिखना शुरू किया। उसके बाद मेरी सबसे पहली पुस्तक आई ऊषर में नवान, जो हिंदी अकादमी से स्वीकृत होकर के वो छपी थी। फिर दूसरी पुस्तक आई राजभाषा से, दूसरा पक्ष, जो आलोचना और कह सकते हैं नाटक लेखन और संगीत पर लिखे गए आलेखों का वो संकलन था। और सितंबर में आई है गोईठा थापती लड़की काव्य संग्रह, वो भी राजभाषा से आई है। तो लेखन की शुरुआत स्वतः अचानक हुआ, स्वस्फूर्त हुआ। हमने कभी सोचा नहीं कि मुझे कहानी लिखना है। जब मैंने लिख लिया और कुछ लोगों को पढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल कहानी है। तो हम बोले तो जब कहानी है तो सबसे पहले सारिका को ही भेजते हैं, सबसे बड़ी मैगजीन वही, तो वही स्वीकृति दे। और वहीं से मेरी ये यात्रा शुरू हो गई। लेकिन कहानी छपने के बाद कि जब हम कुछ लोगों की नज़र पड़ी, तो उन लोगों ने कहा कि ये पूरी की पूरी कविता है, सो तुमको कविता लिखना चाहिए। और उसके बाद से फिर हम कविता के क्षेत्र में आ गए, और 2-3 पुस्तक आई मेरी। जो नॉर्मल फ्लो है, जिसमें हम बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, हम सरकार की बात करते हैं, हम क्राइम की बात करते हैं, सबकी बात, लेकिन इन सब के बीच एक नया जो टर्म इवॉल्व हुआ था, वो था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। और उसके बाद बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, और जो बच्चे जो अभी पत्रकारिता सीख रहे थे, उनका भी रुझान डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की तरफ गया। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या है ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये डेवलपमेंट रिपोर्टिंग क्या है? देखिए, हमको लगता है कि वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि जब तक हम कम्युनिकेशन अगर डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हर ज़िला एक दूसरे ज़िला से जुड़ेगा नहीं। और अगर हम सड़क की सुविधा दे देंगे, तो हर ज़िला की जो अपनी अपनी खूबियां हैं, उसको राजधानी तक आने में या अन्य मार्केट तक पहुंचने में, या राजधानी को ज़िले तक जाने में, हाँ, राजधानी को ज़िला तक पहुंचने में सुविधा होगी। और दूसरा, इसके अलावा जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्कर्ष की ओर वर्तमान सरकार चली है, उससे भी बहुत फ़ायदा मिला है। और ये सड़क केवल जाने आने के लिए नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्कर्ष को बताने के लिए भी है, और इसमें भारी सफलता मिली है। और बिहार को एक कह सकते हैं, अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें, तो एक नया साइट मिल गया है जो उसके विकास के में सहायक होगा, चाहे वो बुद्धा सर्किट हो, चाहे वो सीधा सर्किट हो, या और सारी चीज़ें जिनको, जैसे आप म्यूज़ियम को ही देख लीजिए। एक म्यूज़ियम पहले से था, दूसरा म्यूज़ियम बनाया गया है। आप उसके बारे में लोगों से सुनेंगे तो सबके चेहरे से वाह निकलता है ना। ये ठीक है कि हम अपने आमदनी का खर्चा अगर सांस्कृतिक उत्कर्ष में करते हैं, कलात्मक उत्कर्ष में करते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत जो मानना है कि व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तब आप एक गौरवशाली बिहार के वासी होते हैं जब आप इन चीज़ों का उल्लेख आप अगर कहीं अन्य राज्यों में या देश से बाहर करते हैं। और वो द्रष्टव्य है, ऐसा नहीं कि आप केवल बोल रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं कि देखो मेरे यहाँ बिहार, ये इस 2022 का बिहार है। और ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, चाहे ज्ञान भवन हो, ये सारे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम कहीं नहीं था। आप अपनी एक सांस्कृतिक या साहित्यिक बात को कहने के लिए कोई ऑडिटोरियम खोजिए तो 100-150 से ज़्यादा का था नहीं। आप आराम से, अगर आपके पास आपके समर्थक हैं, तो अपने साहित्यिक सांस्कृतिक उत्कर्ष की बात आप ज्ञान भवन में कर लीजिए, है ना। पहले एक लेक श्री कृष्ण वाला जो था वो ऑडिटोरियम था, और कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें यह लगा कि सड़क के द्वारा कृषि का डेवलपमेंट, सड़क के द्वारा कलात्मक और सांस्कृतिक का डेवलपमेंट, सड़क के द्वारा अपने विचारों का एक आदान प्रदान करना और लोगों से सुनना। आज अगर सड़क की व्यवस्था नहीं होती तो जनता दरबार में उतने आदमियों की संख्या नहीं जुड़ती। जब आने जाने का साधन ही नहीं रहता तो कैसे, अब तो सीधा संपर्क, सीधा संवाद। तो इससे क्या होता है, सरकार को भी फायदा होता है कि बॉटम से चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, बिना फिल्टर के। हाँ, बिना फिल्टर के, और वो
दिशा तय कर लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर चावल को भी देखते हैं कि पका है तो एक दाना देखते हैं ना कि हाँ चावल सीज गया है। तो वो एक एक उदाहरण जो है ना पूरे राज्य की कहानी को कहता है और इससे सरकार को दिशा मिलती है और सरकार को अपने निर्णय पर भरोसा होता है और वो फिर पुरजोर से लग जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बातें हो गई बिहार के विकास की, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात हो गई। अगर हम साहित्य की बात करें तो हमेशा से साहित्य को समाज का आईना के तौर पर देखा गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, साहित्य का मतलब होता है स के हित में, यानी समाज के हित में जो लिखा जाए। अब जैसे मैं अपनी बात कहूँगा तो मैं अपने पूरे जीवन में महिलाओं से बहुत करीब रहा हूँ। तो मेरी जो काव्य संग्रह गोइठा थापी लड़की है उसमें अधिकांशतः जो कविताएं जो हैं उन्हीं महिलाओं पर केंद्रित हैं। चलिए, ये तो आपने कहा कि महिलाओं के बारे में कविता है, लेकिन आप इसके बारे में और कुछ बताएं हमें। उससे पहले अगर कुछ चंद पंक्तियां आप हमें अपनी उस कविता की सुना पाएं। अच्छा, एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ मैं। तुम ही कहो कहाँ छोड़ा है तुम्हें, तुम ही कहो कहाँ छोड़ा है तुम्हें, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी आत्मा अपने प्यार से परे कोई लकीर समानांतर चलती हो, कि जिसके पल्लू पकड़ एक दूसरे से नाउमीदी की पोटी का सौगात देकर विदा लेते? फिर किन बातों का टेक ले कहती हो कि बस अब समझता हूँ मैं, तुम अब प्यार नहीं सहारा दे रही हो। जब हम समझते हैं जिम्मेवारियाँ अपनी नहीं निभा सकते तो अलग होते, फिर क्यों न वहीं से अलग हों जहाँ अपना प्यार फला फूला। पर एक वादा करें, अगले जन्म में घर मिलें तो घरौंदा बालू का नहीं पत्थर का बनाएंगे ताकि ठोकरें बर्दाश्त कर सके। क्या बात है। बहुत छोटी सी कविता में बहुत सारी चीज़ें आपने कह दी कि जो रिश्ते होते हैं वो प्यार विश्वास समर्पण पे होते हैं, धुरी होती है रिश्ते की। अब हम आपसे कहेंगे कि अपनी बात को आप जारी रखें। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हम साहित्य की जब रचना करते हैं तो मेरा उद्देश्य होता है कि कौन सा वर्ग है। अब जैसे गोइठा थापी लड़की, एक गोइठा थापी लड़की की अंतरकथा की वो बात है, तो लेकिन वो गोइठा थापी लड़की किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, वो पूरे बिहार में वैसे महिलाओं की कहानी है जो अपने आत्मकथ के द्वारा उठना चाहती है। अब जैसे एक है हरा चना बेचने वाली लड़की या प्याज काटती हुई स्त्री के एक शाम, वो महिलाओं के जो अंतर व्यथा में जो चलते रहता है उसका एक उकेरन भाव है, ताकि वो समझ सकें कि आप केवल प्याज काटती हुई महिलाओं को अगर रोते देख रहे हैं तो मत समझिए कि वो आंसू जो है प्याज की झांस के कारण है। उसके अंदर बहुत सारी परिकल्पना चल रही है, परिवार का संरक्षण चल रहा है, अपने घर का विकास चल रहा है, अपना कई चीज़ें होता है कि महिलाएं अपनी चीज़ों को बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में ले आती हैं और उसका उद्गार फिर अपने बच्चों में प्रकट होना चाहती हैं, तो बहुत चीज़ें उनके अंदर जज्ब होती है। तो कविताओं के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे अगर समाज का सबसे जागृत अगर कुछ चीज़ है तो वो है महिला, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। अगर ये तीनों जो स्ट्रक्चर जो है कहीं अगर ढलमला जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन तबाह हो सकता है। अगर किसी की अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी है तो उसके जीवन में उद्गार ही उद्गार हैं। तो मैंने इन्हीं बिंदुओं को रखा है कि कैसे किसी को कैरेक्टराइजेशन करके एक मूर्त रूप दें जो आदर्श महिला के रूप में हो, जो संघर्षशील महिला के रूप में हो, जो विकसित महिला के रूप में हो। ये मेरा उद्देश्य रहा है साहित्य का, हर किसी का ये उद्देश्य रहता है। और हमारी जितनी कहानियाँ हैं या जो भी हैं वो कहीं न कहीं, जैसे माँ से जुड़ी कई कविताएँ लिखी हैं मैंने, तो माँ ऐसी चीज़ है ना जो कभी आप में कुछ खोज ही नहीं सकती है, वो हमेशा देने की स्थिति में रहती है और चाहती है कि हम क्या क्या दे दें, वो लेने की स्थिति में कभी नहीं आती। तो वह एक चरित्र है जो समाज में बताता है कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कृति है तो वो माँ है। फिर ग्रामीण परिवेश पर हमने कहानियाँ लिखी है जहाँ छोटे छोटे पात्र होते हैं, उनकी इच्छा होती है, वो कैसे दबाई जाती है समाज के मजबूत लोगों के द्वारा। तो ये एक अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा साधन है और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरी बातों को अगर 4-5 आदमी भी समझ ले कि दरअसल मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कहानियों में पापा गंदे हैं सबसे अच्छी कहानी बनी, था कहीं गाता हुआ समुद्र, इस तरह की कहानियाँ बहुत लोग पसंद किए और कविताएँ तो 2-3 पुस्तक आ चुकी हैं और पुरस्कार भी मिला है मुझे। तो मेरा ध्येय यही है कि हम वैसे तबके बारे में लिखें जो कि 2 कदम पढ़ करके आगे बढ़ सकें या सरकार को ध्यान उन वर्ग के पास जा सके जो कह सकते हैं उपेक्षित हैं, है ना, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाई हों। तो वैसे लोगों पर लिखना मेरा काम है और आगे मैं भी इन्हीं विषयों पर लिखूंगा। और देखिए इंशाल्लाह क्या आगे क्या इस संकलन के बाद कोई चौथा संकलन आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये संग्रह
फिर हैं। चलिए, आपने तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि आप क्या लिखते हैं और आने वाले भविष्य में आपकी क्या और योजनाएं हैं, किस तरीके से आप अपनी योजनाओं को कागज़ पर कलम के ज़रिए उतारेंगे। आगे की और क्या प्लानिंग है आपकी, क्योंकि आप पत्रकारिता में अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं और जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं पत्रकारिता में वो आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। देखिए, फिलहाल का प्लानिंग मेरा यही है कि मैं अभी अटल बिहारी वाजपेयी के काव्य में राष्ट्रीय बोध का अध्ययन कर रहा हूँ और मेरी मंशा है कि उस राष्ट्रीय बोध को लेकर के एक पूरी किताब हर बिंदु पर चर्चा करते हुए कुछ कविताओं को लेकर के करने की इच्छा है। और मुझे लगता है कि अगला जो मेरी पुस्तक आएगी वो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में राष्ट्रीय बोध को लेकर के ही है। और रहा कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते यही हैं कि पत्रकार जो है ना वैसी चीज़ों को सामने लाएं जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो, पत्रकार की आत्मा तृप्त हो और सरकार को कोई निर्णय करने की स्थिति प्राप्त हो। जैसे बहुत पहले हमने हीमोफीलिया की बीमारी है जिसको कोई नहीं जानता था, हमने लिखना शुरू किया और एक ऐसी स्थिति आई, उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे जी बिल्कुल, तो उन्होंने सरकार का ध्यान हीमोफीलिया जब उसकी भयावहता को उन्होंने देखा तो उस दवा को उन्होंने फ्री कर दिया पूरे बिहार में। तो ये लेखन का उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो लिखते हैं उसकी धमक सरकार तक कैसे पहुँचे। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बिखरी हुई कई कहानियाँ हैं, कई रिपोर्ट हैं, अगर पत्रकार जाएं सुदूर क्षेत्र में तो उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी, उनको थ्रिल भी महसूस होगा और लगेगा भी कि मैंने पत्रकारिता जीवन को एक तरह से धन्य किया है और हमारे किसी चीज़ों से निर्णय बदला है। कई बार सूचनाएं आप पहले दे देते हैं, सरकार निर्णय करती है कि हाँ बस सही है, तो वो हो जाता है। तो अब पत्रकार को खुश कब देखेंगे, जब उसकी किसी भी रचना पे सरकार का रिएक्शन आता है या जनता का सकारात्मक, हाँ, या जनता का सपोर्ट हुआ कि जिनके लिए आप लिखते हैं, अगर उनका फीडबैक आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग में कहा जाता है, कम्युनिकेशन में कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो फीडबैक का होता है, क्योंकि उसके आगे फिर आपकी नीति तय होती है, आपकी प्लानिंग तय होती है, चाहे वो सरकार की बात हो या जनता की बात हो। बिल्कुल। आपने सारी विधाएं जो पत्रकारिता की हैं आपने सब में रिपोर्टिंग की है, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें तो सबसे ज़्यादा अगर आपको मज़ा किसी विधा में आया है तो वो कौन सी विधा थी? मैं कला संस्कृति और साहित्य पर मैंने बहुत आलेख लिखे हैं और मेरा प्रिय विषय यही रहा है। लेकिन और वो उसका एक बहुत संयोग है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई इस क्षेत्र में नहीं आना चाहता है। सब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, सचिवालय का रिपोर्टिंग, लेकिन मैंने चुना कला साहित्य संस्कृति और मेरा एक कॉलम छपता था काव्य शास्त्र विनोदेना। मैं उसी में बहुत खुश रहता था कि जो कला की चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, काव्यात्मक चीज़ें, सुदूर लोगों को कोई कवि से मिलने गए, उनकी आत्मकथा, जैसे मोहनलाल महतो वियोगी जी गया में थे, उनसे बात करके, तो ये उसमें मुझे अच्छा लगता था। मुझे कभी भी राजनीतिक रिपोर्टिंग की तरफ कभी मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। लेकिन एक संयोग है कि सब कुछ करना पड़ता है। कुछ साल के बाद उन्होंने कहा भाई तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, तुम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करो। ठीक है चलो, फिर मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग किया, लेकिन मेरी आत्मा वहीं बसती है कला संस्कृति और साहित्य में। और कहते हैं कि कला संस्कृति को अगर आप सहेज कर समेट कर रखते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है बहुत समृद्ध होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी कला संस्कृति से धीरे धीरे इवॉल्व होकर ही स्टेज पर पहुंचे हैं। और मैंने देखा है कि लगातार जो सांस्कृतिक उत्सव हुआ करते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में होते हैं, वो एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को बांटने का और कल्चरल एक्सचेंज का बहुत बड़ा जरिया है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। आप इस मंच से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक पत्रकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कोई किसी शब्द को उद्घाटित करें ताकि वो देश हित में या जो फिर राज्य हित में हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपके पास मोबाइल है, आप फेसबुक किसी पर एक सत्य को परोस दें तो वो राज्य हित में भी बहुत अच्छा होगा और हम सबों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए उठिए और पत्रकार बनिए। आइए उठिए और पत्रकार बनिए। हाँ। क्योंकि हर व्यक्ति तमाम तरह के मुद्दों को देखता है। आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, हो सकता है कि हम बदलाव ला सकते हैं अगर उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे दर्शकों से बात करके आपको कैसा लग रहा है? सीधा संपर्क आप कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग अभी आपको सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो काम हम अखबार में रह के कर पाते थे, आज ये साक्षात अगर दर्शक से हम जुड़ रहे हैं तो लग रहा है मेरी बातें पहुंच रही है और वो जो क्वालिटेटिव
और क्वांटिटी के रूप में इम्प्रूव होकर के पहुंच रही है। तो मैं इसको गौरवशाली क्षण के रूप में ही देखता हूं कि हम मेरे लिए भी गौरव है कि हम जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बातों में कहीं कुछ नकारात्मक चीज़ दिखा हो तो आप मुझे सूचित करेंगे, तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा कि भाई मुझे भी देखने वाला कोई है। बिल्कुल। अमूमन आपकी जो आलेख है या आपकी जो रिपोर्टिंग है उसको जो आपके रीडर्स हैं अखबार के ज़रिए, अलग अलग अखबार के ज़रिए, अलग अलग लेखन के ज़रिए लोगों ने पढ़ा होगा। आज आपको ऐसे बोलता देखकर, ऐसे आपको सुना होगा लोगों ने, तो शायद एक अलग छवि आपकी लोगों के बीच में जो है वो कहते हैं ना कि बनी होंगी। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए, इतनी सरलता से पत्रकारिता को बताने के लिए, साथ ही साथ बताने के लिए कि पत्रकार क्या है और पत्रकारिता क्या है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें बताया कि पत्रकारिता अगर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है, तो सही मायने में उस स्तंभ का क्या काम है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने जाना। फिलहाल दर्शकों, आपके ख़तों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब आप संवाद करते हैं, पूरा संवाद तभी पूरा होता है जब फीडबैक मिलता है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DG बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।